अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, आज एक और पेपर है, इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये पेपर कल हुआ था 6 दिसंबर को। इसके लिए असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो पोस्टें आई हुई थी लास्ट टाइम, कुछ उन पोस्ट के लिए जो ये पेपर लिया गया। और इस पेपर में भी तकरीबन जो है इंग्लिश का पोर्शन था, उसके अलावा इस्लामिक स्टडी का पोर्शन था, पाक स्टडी का था, करंट अफेयर थी, उसके अलावा इंटरनेशनल करंट अफेयर थी, फिर जो इलेक्शन एक्ट है उसके हवाले से क्वेश्चंस थे। इस तरह जो पाकिस्तान का सिचुएशन है उसके हवाले से क्वेश्चंस थे। तो टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस थे। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम जो है सारे जो क्वेश्चन हैं उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एबंडेंट। कि एबंडेंट का जो एग्जैक्ट जो सिनोनिम है वो कौन सा है। अब एबंडेंट का मतलब होता है क्वांटिटी में ज़्यादा, ये लार्ज अमाउंट जो है उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया था एबंडेंट। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम अगर हम देखें यहाँ पे वो प्लेंटीफुल। बाकी जो वर्ड्स हैं सारे लिमिटेड, रेयर, स्केयर्स, ये वो वर्ड्स हैं कि जो उसके एंटोनिम हैं, यानी जो कमी को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि ये जो अगर हम देखें अबंडेंट जो है अमाउंट में ज़्यादा जो है उसके लिए जो है अबंडेंट यूज़ होता है। इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम है प्लेंटीफुल। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। यानी करेक्टली जो पंक्चुएटेड वर्ड है, ये सेंटेंस आप ही कह लें वो कह रहा है, तो वो हमने चूज़ करना है जिसमें पंक्चुएशन ठीक है। इट्स रैनिंग आउटसाइड, टेक एन अम्ब्रेला। अब ये इट्स अगर आप देखें एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, इट इज़ द रनिंग होगा, ये इट इज़ रनिंग कह लें। इट इज़ रनिंग आउटसाइड, टेक एन अम्ब्रेला, ये तो ठीक नहीं है। इसी तरह ये अगर देखें, आप देखें इट्स रनिंग आउटसाइड, आगे ये काम है, हालांकि दो जो इंडिपेंडेंट क्लास हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए दरमियान में सेमी कॉलन रखी, ये भी इसका मतलब है ठीक नहीं है। इस पे अगर आए तो इट्स रनिंग, अब याद है अगर आप देखें ये इट्स, इसका मतलब ये इट इज़ रनिंग, इट इज़ रनिंग आउटसाइड और आगे सेमी कॉलन भी है, टेक एन अम्ब्रेला। एग्जैक्ट जो पंक्चुएशन अगर आप देखें जो ऑप्शन सी है इसमें एग्जैक्ट पंक्चुएशन दी, और ये क्या भी ये रहा है कि वो वाला सेंटेंस चूज़ करें जिसमें पंक्चुएशन बिल्कुल ट्रू है। तो बाकी तीनों अगर आप देखें जो पंक्चुएशन के अतबार से ठीक नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस जो है वो आपने चूज़ करना है, ये भी करेक्शन वाला सेंटेंस की बात कर रहा है। ऑप्शन है नाइदर ऑफ द बॉयज़ आर कमिंग। अब अगर आप देखें यहाँ पे गौर करें, नाइदर, नाइदर जो सिंगुलर वर्ड है तो इसके साथ जो वर्ब अगर आप देखें तो वर्ब भी नाइदर के साथ अगर हम देखें आर, इज, वर, हैव, इस नाइदर के साथ क्योंकि अगर आप देखें तो एज आना चाहिए। नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, ये ऑप्शन बी जो है ट्रू है। बाकी अगर आप देखें हैव और वर, वो नाइदर सिंगुलर के साथ नहीं आ सकते, यानी एग्जैक्ट जो इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द बेस्ट वर्ड, हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो डैश दैट एवरीवन अंडरस्टूड इमीडिएटली। यानी ये कह रहा है कि उसकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी, साफ थी, कि हर एक को आसानी का समझ आ सकता था। अब क्लियर के लिए, साफ के लिए जो वर्ड यूज होता है लियोसेट, यानी जो उसकी आवाज़ थी वो साफ थी, क्लियर थी, तो लियोसेट जो वर्ड्स है ये एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे इस सेंटेंस के लिए हमें चूज करनी है। इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो हैड लेफ्ट क्या यहाँ पे ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। आई विल वेट हेयर अनटिल यू रिटर्न। ये पूछ रहा कि ये कौन सी क्लॉज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, नाउन, एडजेक्टिव। अगर आप देखें आई विल वेट हेयर अनटिल यू रिटर्न, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज, यानी अनटिल यू रिटर्न जो है आई विल वेट हेयर, इसके बगैर जो है आप ये कह लें ये मतलब इनकम्प्लीट है। तो इसको हम कह सकते हैं ये कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट वर्ड, बुक इज टू रीडिंग एज फोक इज टू। अब ये पूछ रहा है कि बुक, जैसे बुक का तलक हम बुक पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, रीडिंग के लिए, तो फोक किसके लिए यूज़ करेंगे। फोक जो है वो यूज़ की जाती है किसके लिए, रीडिंग के लिए, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिव अप। कि गिव अप का क्या मतलब है। गिव अप का मतलब है कोई भी जो आप काम कर रहे हैं उसकी स्ट्रगल, उसकी कोशिश जो है उसको छोड़ देना, बिल्कुल, उसको बोलते हैं गिव अप। तो मतलब टू इंक्रीज, टू पोस्टपोन, टू सपोर्ट, टू सरेंडर। टू सरेंडर का मतलब यही है कि किसी भी जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए कोशिश ना करें, उसको छोड़ दें, तो उसका मतलब है टू सरेंडर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज कीन डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेज। शी इज कीन ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, ऑन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग जो है वाला वर्ड जो है वो आपने चूज करना है। तो ऑप्शन दिए हुए सारे यानी एकोमोडेट के। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें जो एग्जैक्ट है ACCOMMODAT, एकोमोडेट, ये वाला जो है वो एग्जैक्ट है। बाकी अगर आप देखें यहाँ पे एक सी या दो सी होने चाहिए, यहाँ पे दो सी है लेकिन एम एक है। जहाँ पे अगर आप देखें एक ही सी है, डी यहाँ पे दो दी हूँ, ये भी गलत है। तो एग्जैक्ट जो है वो यही वाला वर्ड एकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच प्रिंसिपल इन इस्लाम एम्फसाइज रीजनिंग एंड एनालॉजी व्हेन डायरेक्ट टेक्स्ट और एब्सेंट। जनरल अगर आप देखें ये कह रहा है कि इस्लाम के अंदर जो है कौन सा आप ये कह लें प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया जाता है कि जब डायरेक्ट जो है वो कुरान या हदीस जो है वो मौजूद ना हो,
तो फिर उसके लिए जो प्रिंसिपल या उसूल यूज़ किया जाता है वो कियास है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच कैलिफ इज़ क्रेडिटेड विद स्टैंडर्डाइजिंग कंपाइलेशन ऑफ द कुरान। यानी जो कुरान की कंपाइलेशन है इसका जो क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है, तो ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। क्वेश्चन नंबर 13 है विच स्कूल ऑफ थॉट एम्फसाइज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एडिथ इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। यानी स्ट्रिक्ट जो एडहेरेंस है हदीस के बारे में, वो उसके ऊपर कौन सा आप ये कह लें, ये कह रहा है कि जो मकतबा फ़िक्र है वो इसके ऊपर जो उनका फोकस होता है, हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी। तो हदीस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस है उसके साथ ताल्लुक़ है जो ये हम्बली है। इमाम बिन हम्बल जो है वो इसके फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच कुरानिक सूरा इज नेम आफ्टर अ प्रॉफिट एंड आल्सो कंटेन स्टोरीज ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट। कि कौन सी कुरान पाक की ऐसी सूरत है कि जो पैगंबर के नाम पे ही और फिर बहुत सारे जो पैगंबर्स हैं प्रीवियस उनकी स्टोरीज उसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप देखें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से ये सूरत है, लेकिन इस सूरत के अंदर सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसका जिक्र हुआ है। इस तरह सूरत नूह भी मौजूद है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से है और इसके अंदर भी सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से कोई सूरत नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से सूरत, और इस सूरत में कुछ दूसरे जो पैगंबर्स हैं उनके हवाले से जो स्टोरीज मौजूद है। अब बाज़ लोगों ने ये दो चूज़ किया है, लेकिन ये दोनों गलत हैं क्योंकि इनमें सिर्फ हज़रत, अब देखें जो सूरत नूह है इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के बारे में और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जिस सूरत में मेंशन है तो वो सूरत यूसुफ है। तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से सूरत है सूरह इब्राहीम, इसमें बाकी पैगंबर्स के हवाले से भी जो है वो स्टोरीज मौजूद हैं, लिहाजा ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टर्म डिस्क्राइब कंसेंसस ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ऑन लीगल इशू। कि कौन सी टर्म है यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट करती है कि जिसमें कोई आप ये कह लें कानूनी कोई इशू आ जाए तो उसके ऊपर मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र हैं या मुस्लिम जो उलमा हैं उनका जो है आप ये कह लें इत्तफ़ाक़ राय हो, तो उसके लिए जो टर्म यूज़ दिए थे वो कौन सी टर्म है, तो ये इजमा है। यानी ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 है विच सूरा इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट। कि किस सूरत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट कहा जाता है, तो ये सूरत मायदा। क्योंकि सूरत मायदा में अगर आप देखें मुख्तलिफ जो कानून, उसके अलावा आप ये कह लें सोशल जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, जस्टिस, लॉ, इन सब के बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें जो है सूरत मायदा के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा इस वजह से इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम स्टेट कहा जाता है। 17 है विच ट्रीटी अलाउड मुस्लिम्स इन मदीना टू को एग्जिस्ट विद नॉन मुस्लिम। कि कौन सा ट्रीटी है, कौन सा मायदा है जिसके मायदे के तहत जो मुस्लिम जो गैर मुस्लिम थे उनको वो मतलब वहाँ पे इकट्ठे रह रहे हैं या रहते रहें मदीना के अंदर। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मायदा था जिसको मिसाक मदीना का नाम दिया जाता है। तो उस मायदे के ज़रिए मुख्तलिफ जो मुसलमान थे, उसके अलावा यहूदी थे, काफर्स थे, उनको मतलब इकट्ठा वहाँ पे वो रह रहे थे, उनको मतलब इस मायदे के तहत रखे और वो मायदा था मिसाक मदीना। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्रिंसिपल अलाउज अ जूरिस्ट टू इशू अ लीगल ओपिनियन ऑन रीजनिंग एंड पब्लिक वेलफेयर। यानी वो कौन सा ये कह रहा है कि वो असूल है जिस असूल के मुताबिक कोई जो एक इस्लामी कवानीन का जो माहिर होता है, जूरिस्ट होता है, तो वो अवामी फलाह बहबूद और आप ये कह लें अक़ली जो दलाइल हैं उनकी बुनियाद पर कोई जो शरई राय जारी करने की इजाज़त देता है, तो उसको उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, उस असूल को क्या बोलते हैं, तो उसको इस्तिस्लाह बोलते हैं। यानी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इवेंट इज एसोसिएटेड विद द कंपाइलेशन ऑफ हदीथ ड्यूरिंग उमैयाद पीरियड। उमैयाद पीरियड में जो हदीस की कंपाइलेशन है इससे रिलेटेड कौन सा इवेंट है। तो ये जो उमवी दौर था, उमैयाद का जो पीरियड था, इसमें हदीस का जो बाकायदा आप ये कह लें हदीस की जो तदवीन है और जो उसकी जमा और तरतीब का अमल है, ये खलीफा जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ थे उनके हुक्म से ये शुरू हुआ था। तो इसके साथ आप ये कह लें जो है ये इवेंट जो मुंसलिक, और ये हुआ भी इसलिए था क्योंकि उस वक्त जो उनको ये अंदेशा हुआ कि जो इल्म है उसके ज़ाया होने का ख़तरा है और जो मन गढ़ंत जो रवायात हैं उनका मतलब फैलना शुरू हो गई है। तो उन्होंने ये महसूस किया और उन्होंने हुक्म दिया था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कि जो हदीस हैं उनकी जो कलेक्शन की जाए। यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है विच क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर इज़ नोन फॉर द वर्क अल-मुवात्ता। अल-मुवात्ता जो है ये बेसिकली हदीस और फ़िक़ह की इब्तदाई और जामे आप कह लें एक कलेक्शन है। तो इसके जो मुसन्नफ़ थे वो इमाम मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है विच ट्रीटी एस्टैब्लिश द यूरोपियन यूनियन। किस मायदे के तहत जो यूरोपियन यूनियन उसकी बुनियाद रखी गई। तो ये एक मायदा हुआ था जिसका नाम है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। अब ये जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी था ये नीदरलैंड का एक शहर है मास्ट्रिक्ट, उस मास्ट्रिक्ट शहर में ये मायदा हुआ था जिसका नाम था मास्ट्रिक्ट ट्रीटी रखा गया। और ये तकरीबन 7 फरवरी 1992 को इस मायदे पे दस्तखत हुआ और बाकायदा तौर पे ये जो मायदा था ये नाफिजुल अमल हुआ तकरीबन जाके 1993 में।
और इसी माहदे की बेस पे यूरोपीय यूनियन जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया, या आप ये कह लें उसकी बुनियाद रखी गई। और चूँकि ये नीदरलैंड की जो मशहूर आप कह लें सिटी है, ये शहर है मास्ट्रिक्ट, उसके अंदर ये हुआ था, तो लिहाजा उसी के नाम से इसका नाम रखा गया मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। 22 विच G7 कंट्री अनाउंस्ड रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन इन सितंबर 2025 कि 2025 में सितंबर में फ़लस्तीन को किस यानी G7 कंट्री ने जो है रिकॉग्नाइज़ किया, तो ये फ्रांस थी। यानी मेरे ख्याल में ये कोई तकरीबन 20 या 21 थी मेरे ख्याल में, 21 सितंबर को यूके और कनाडा ने रिकॉग्नाइज़ का आप कह लें ऐलान किया। फिर 22 सितंबर को एक यूएन कॉन्फ्रेंस थी जो सऊदीया के इश्तराक से जारी थी, तो वहाँ पे फ्रांस ने जो है फ़लस्तीन को जो है रिकॉग्नाइज़ किया। 23 व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ WTO। WTO जो है ये एब्रीविएशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी गोल है एंड फेयर जो है इंटरनेशनल ट्रेड है, उसके हवाले से जो है उसकी प्रमोशन में, तो उसका मेन जो गोल है वो इंटरनेशनल ट्रेड। 24 है विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ यूरोपियन लीडर्स समिट 2025। 2025 में यूरोपियन लीडर्स का जो समिट हुआ, इसको होस्ट करने वाली जो कंट्री थी वो बेल्जियम। 25 व्हाट इज़ द नेम ऑफ एग्रीमेंट एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अडॉप्टेड इन 2015। एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट का जो एम था, जो मकसद था, वो ये था जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है उसको कम किया जाए, ताकि जो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको कम किया जा सके। तो इस जो एग्रीमेंट है इसका नाम क्या था? पेरिस एग्रीमेंट। 26 विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट कि कौन सा जो प्लेनेट है उसको रेड प्लेनेट बोलते हैं? तो मार्स। मार्स जो प्लेनेट है इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं क्योंकि इसका जो कलर है वो रेडिश कलर है। तो अब रेडिश क्यों है? क्योंकि उसकी जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर आयरन ऑक्साइड जो है वो मौजूद होता है और उसकी जो अपीयरेंस है रेडिश होती है, दैट्स व्हाई मार्स फॉर्म रेड प्लेनेट बोलते हैं। 27 है विच रिवर इज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा जो दरिया है वो कौन सा? ये दरिया है नील। पाकिस्तान का दरिया सिंध है, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो दरिया है नील। 28 है द डिप्लोमेटिक रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड कनाडा स्टेम फ्रॉम विच इवेंट। ये कौन सा ऐसा वाकया था, इवेंट था, जिसकी बेस पे कनाडा और इंडिया के दरमियान आप ये कह लें जो है सफारती बहरान शुरू हुआ। तो ये शायद आपने सुना भी होगा कि जो एक सिख अलहदगी पसंद आप कह लें रहनुमा था हरदीप सिंह, वो हरदीप सिंह जो निजर की आप ये कह लें डेथ हुई थी, डेथ क्या बल्कि उसको कत्ल कर दिया था कनाडा के अंदर। तो कनाडा ने ये सारा जो इल्ज़ाम था वो इंडिया की जो आप ये कह लें एजेंट है उनके ऊपर डाला था कि उसको कत्ल करने में जो है वो इंडिया मुलव्वस है। इस निजर एसेसिनेशन यानी भी वो जो हरदीप सिंह निजर था उसके कत्ल की आप ये कह लें वजह से जो तकरीबन जून 2023 में हुआ था, तो उस कत्ल की वजह से बेसिकली जो सफारती बहरान पैदा हो गया था किसके दरमियान? इंडिया और कनाडा के दरमियान। कि कनाडा ने वो सारे का सारा भी इल्ज़ाम था आप ये कह लें, बल्कि काफ़ी हद तक उसने जो है वो प्रूफ दिया था इंडिया को कि इसके जो कत्ल के पीछे जो है वो चूँकि टोटल इंडिया मुलव्वस है, क्योंकि वो बेसिकली जो एक आप कह लें तहरीक थी आज़ाद सिख वतन के नाम से, यानी खालिस्तान के क़याम की तारीख थी, उसको वो लीड कर रहा था। तो उस बेस पे जो है ये मतलब कनाडा का ये कहना था कि इस वजह से जो इंडिया ने उसको कत्ल करवाया। तो बेसिकली जो उनके दरमियान सफारती बहरान था उसके पीछे ये वाला इशू था, जिसका जो हरदीप सिंह की जो आप ये कहना हरदीप सिंह का जो कत्ल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है विच मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग गेम्स इवेंट वाज हेल्ड इन कि कौन सा इंटरनेशनल जो गेम्स हैं वो अगस्त 2025 में चाइना के शहर चगंदो इसके अंदर हुई। तो ये वर्ल्ड्स गेम थी और ये वर्ल्ड्स गेम का तकरीबन 12वां एडिशन था और पहली बार जो है ये सारे का सारा चाइना के अंदर हुआ। और इसके अंदर तकरीबन कुल मिला के मेरे ख्याल में 118 से 120 जो है वो ममालिक शामिल हुए थे और लगभग 3000 से लेके 4000 तक जो खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। और ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो वर्ल्ड्स गेम्स का एक पूरा आप ये कह लें ये एडिशन था, इसमें तकरीबन 34 खेल और लगभग 250 के करीब जो इवेंट शामिल थे और बहुत सारे ऐसे आप कह लें गैर मकबूल जो ओलंपिक खेल थे जैसे कराटे, स्क्वाश, पाथबॉल और ड्रोन रेसिंग, ये भी जो है ऑलमोस्ट इस मतलब जो वर्ल्ड गेम्स थे इनके अंदर वो शामिल थे। और ये सारे का सारा जो आप कह लें ये जो गेम्स है वर्ल्ड गेम्स ये कहाँ पे हुई? चाइना के अंदर। 30 विच AI मॉडल वाज रिलीज रिसेंटली जो AI मॉडल है वो चैट GPT 5 जो वो रिलीज हुआ है। 31 हु इज़ द करंट पीएम ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। करंट जो पीएम आज़ाद कश्मीर की क्योंकि फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लिहाजा नॉन ऑफ था अबव। 32 है व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो मरखोर। 33 विच पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 100 इन एशियन 2025 कि 2025 में एशिया में टॉप जो 100 कंट्री टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी? तो वो दो यूनिवर्सिटीज़ की, यानी पाकिस्तान से पहले नंबर पे वो नेशनल यूनिवर्सिटी थी नास और दूसरे नंबर पे कायद आज़म।
ये 2 यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में शामिल थी। नास्ट पे यहाँ पे नाम नहीं है, कायद अज़म दिया हुआ है, तो टॉप 100 में कायद अज़म और नास्ट यूनिवर्सिटी का नाम था। 34 हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जीबी? गिलगित बल्तिस्तान के करंट जो है वो चीफ मिनिस्टर, ये वज़ीर आला जो है वो, क्योंकि अब इस वक्त जो आप ये कह लें, पहले तो गुलबर खान थे, तो क्योंकि इनका जो टेन्योर है गवर्नमेंट का वो ख़त्म हो चुका है 26 नवंबर 2025 को, केयर टेकर आप कह सकते हैं चीफ मिनिस्टर यार मोहम्मद, ठीक है। तो अब यार मोहम्मद का जो यहाँ पे नाम नहीं है, there's a none of the above ही correct option। 35 the objective resolution was moved by which PM of Pakistan? कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको फर्स्ट टाइम किसने मूव किया था, कौन से पीएम ने? तो ये पहले जो पीएम है, ये पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, उन्होंने असम्बली के अंदर, जो पाकिस्तान असम्बली है, नेशनल असम्बली कह लें, उसके अंदर लियाकत अली खान ने इसको प्रेजेंट किया 7 मार्च 1949 को, और बाकायदा तौर पे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया गया, पास कर लिया गया 12 मार्च 1949 को। तो ये किसने पेश की थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये पहले जो पीएम ने पाकिस्तान के, लियाकत अली खान। 36 है विच पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ कंट्रीज 1973 इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड नेशनलाइजेशन? कि जो 1973 की इकोनॉमिक पॉलिसी और नेशनलाइजेशन के बारे में जो आर्किटेक्ट ऑफ द कंट्री कहा जाता है, तो ये महबूबुल हक, यानी ऑप्शन ए जो है वो ट्रू। नेक्स्ट 37 है द फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन विच ईयर? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर कब पास किया गया? तो ये 1949, यानी 12 मार्च 1949 को जो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। 38 द कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज फर्स्ट फॉर्मली ब्रॉट टू द यूएन इन विच ईयर? तो जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला है, तो ये फर्स्ट टाइम यूएन के अंदर कब लाया गया? तो ये इंडिया इसको लेके गया था 1948 में। 39 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिस्टोर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आफ्टर जनरल ज़िया मार्शल लॉ? चूँकि जनरल ज़िया का मार्शल लॉ लग गया था और उसमें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो टोटली ख़त्म कर दी गई थी। तो जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के ख़त्म होने के बाद जो तरमीम हुई, 13वीं तरमीम, उसमें जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो काफ़ी हद तक रिस्टोर हुई, और फिर 18th अमेंडमेंट में टोटली आप ये कह लें जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो दोबारा रिस्टोर हो गई थी। लेकिन सबसे पहले आप ये कह लें जनरल ज़िया का जो मार्शल लॉ था उससे पहले आप ये कह लें काफ़ी हद तक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो बहाल हुई। ये 13वीं तरमीम थी। 40 है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन पाकिस्तान? कि पाकिस्तान के अंदर जो शहरी हैं उनके जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डील करने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है वो कौन से थे? 8 से लेके जो 28 तक आर्टिकल, ये सारे जो बुनियादी वो के, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके अलावा राइट ऑफ एजुकेशन, इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, ये सारे जो आर्टिकल्स आप ये कह लें बुनियादी आप ये कह लें ये जो हकूक़ हैं इनको ये 8 से लेकर 28 तक के जो आर्टिकल है वो डील कर रहे हैं। 41 है विच पार्टी वन द लास्ट इलेक्शन इन यूके? यूके के अंदर जो ये आखिरी इलेक्शन हुआ था गालिबन 2024 का, इसमें कौन सी पार्टी जो यूके में जीती थी? दो पार्टी ज़ाहिर कंटेस्ट कर रही थी, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जो थी ये वैन की थी, तकरीबन इसने 411 से जीती थी, और ये दूसरी पार्टी यानी हारी थी कंजर्वेटिव पार्टी, इसने लगभग जो है वो 120 या 121 जो है वो सीट्स मतलब वैन की थी। 411 सीट्स के साथ जो लेबर पार्टी की ये जीत गई। 42 है विच इस्लामिक मंथ वाज कॉल्ड मंथ ऑफ माइग्रेशन? इन इस्लामिक महीनों में कौन सा भी महीना है जिसको मंथ ऑफ माइग्रेशन का नाम दिया जाता है? ये रबीउल अव्वल। 43 है व्हेन पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर स्टेट? न्यूक्लियर स्टेट जो पाकिस्तान कब बने? तो ये 1998 में। ये शायद आपको पता भी है, बलूचिस्तान में चावड़ी के मुकाम पे पाकिस्तान ने जो वो 28 मई 1998 को धमाके करके ये न्यूक्लियर टेस्ट करके बाकायदा जो है वो न्यूक्लियर स्टेट होने का आज़ाद जो अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है फाटा मर्ज्ड विद केपीके अंडर विच अमेंडमेंट? कि कौन सी आईनी तरमीम के साथ जो फाटा था उसको केपीके में जम किया गया था? तो ये 25वीं तरमीम थी, यानी 25वीं तरमीम के बाद फाटा की जो अलग असीयत थी उसको ख़त्म करके उसको इसमें केपीके जम कर दिया। 45 एंड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल? कि हर जो आप कह लें शख्स है उस शख्स को सरकारी अदारों के वाले से ये जो भी आप कह लें उसको पूरा राइट है, उसको हक हासिल है कि उनके बारे में मालूमात ले सके, ताकि मतलब ये कोई शफाफियत कह लें वो बरकरार है। तो मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन को डील करने का जो आर्टिकल है इसका ये पूछ रहे हैं, तो कौन सा? ये पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर आर्टिकल 19A है। 19A जो आर्टिकल है वो राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, लिहाजा यहाँ पे पड़ता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कैपिटल ऑफ यूक्रेन इज? कैपिटल ऑफ यूक्रेन जो है वो केव है, ऑप्शन बी। 47 फर्स्ट फीमेल माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान से पहली जो खातून है वो कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया था, ये क्लाइम किया? तो ये
सबीना बैग, ये 2013 में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। और फिर दूसरी आखिरी कहने पाकिस्तान की खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया, तो वो नाइला यानी है, ये इन्होंने 2023 में जो माउंट एवरेस्ट को सर किया। 48 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हाईएस्ट प्लेट्यू इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो हाईएस्ट प्लेट्यू है या मैदान है वो कौन सा चाहिए, देवसाई प्लेन है जो कहाँ पे, गिलगित बल्तिस्तान। 49 है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके अंदर जो लार्जेस्ट प्लेनेट है वो जुपिटर, जुपिटर को जो आप ये कह लें सबसे बड़ा जो प्लेनेट सवर किया गया था। 50 है, व्हाट गैस डू प्लांट्स टेक इन फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स जो कौन सी गैस टेक इन करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। 51 है, विच कम्स नेक्स्ट, यानी एक सीरीज है, सीरीज में पूछ रहा है 196 के बाद कौन सा आएगा। तो अगर आप देखें ये बेसिकली स्केयर्स हैं, इन 11 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें, ये 11 का स्केयर लें तो 121 आता है, फिर 12 का लें तो 144 आ रहा है, 13 का लें तो 169 आ रहा है यानी 169, 14 का लें तो 196 आ रहा है, तो इस तरह 15 का अगर आप स्केयर लें तो आएगा 225। 52 है, सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस पे भी अगर आप गौर करें यानी 4, 9, 19, 39 के बाद वो पूछ रहा है क्या आएगा, तो यहाँ पे दो इन्होंने मतलब चीज़ें की हुई हैं। एक अगर आप देखें, सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे हर फिगर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 ऐड किया जाएगा। जैसे अगर हम देखें इनमें 4 को देखता हूँ, 4 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है, और 8 में आप 1 प्लस करेंगे तो 9 बन देता है। सेम अब 9 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 18, और 18 में आपने 1 प्लस करना है तो ये 19 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 19 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 38 आता है, और 38 में फिर 1 प्लस करें 39 आ जाए। सेम अब 39 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना तो ये 78 आता है, और 78 में आप प्लस करेंगे तो ये 79 होता है। 53 या ड्रा एनालॉजी, अब ये एक एनालॉजी है, वो ये कह रहा है कि बुक आप रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो फोक किसके लिए यूज़ करते हैं, ये ऊपर भी शायद क्वेश्चन था, तो फोक ऑन ईटिंग के लिए। इस तरह दूसरी एनालॉजी दी हुई है कि जैसे हैंड है हमारे, तो हम हाथों पे ग्लव पहनते हैं, तो फुट पे क्या पहनेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फुट पे सॉक्स पहनेंगे। 55 है, प्लीज मेंशन द ऑड वन आउट, यानी ऑड जो है वो इनने सामने मेंशन करना। अगर आप देखें गोल्ड, सिल्वर, डायमंड तीनों जो नेचुरल मटेरियल्स हैं, प्लास्टिक जो है ये सिंथेटिक है, तो ये इन बाकी तीनों से जो है वो ऑड है या डिफरेंट, तो प्लास्टिक जो है वो करेक्ट ऑप्शन। 56 है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x इज इक्वल टू 12, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो अब इस 3 को इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12/3 4 इसका ज़ाहिर, अब 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 4 इसका आंसर आ रहा है। 57 है, द एवरेज ऑफ 10 एंड 20, 10 एंड 20 की एवरेज आपको पता है, दोनों को आपने प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है, दोनों को प्लस करें 10, 20, 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। 58 है, इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 20 देन नंबर है, यानी एक नंबर है उसका आप ये कह रहा है कि उसका जो 25% ऑफ 20 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, तो इसका भी सिंपल है, 20 डिवाइडेड बाई आप 25 करें मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 80 है। 59 है, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, पहले आप डिवाइड करेंगे 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो ये 45 आता है, 45 यहाँ पे कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो अब ज़रा मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आप देखें जो करीब है वो 40 का, लेकिन एग्जैक्ट उसके अलावा बहरहाल यहाँ पे कोई ऑप्शन आ नहीं रहा इसका, क्योंकि 45 आना चाहिए तो 45 गिवन ही नहीं। 60 है, स्क्वायर रूट ऑफ 169, कि 169 का स्क्वायर रूट है वो 13। 61 है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी अब ये इस सीरीज़ पे भी आप गौर करें, हर जो मतलब दूसरा है वो पहले ई के साथ उसको जो है उन्होंने प्लस किया हुआ। अब जो अगर आप देखें इस 1 को आप इस 1 के साथ प्लस करें तो 2 आता है, फिर 2 को 1 के साथ प्लस करें तो 3 आता है, फिर इस 3 को 2 के साथ प्लस करें तो अगला 5 आ रहा है, फिर 5 को पिछले के साथ यानी 3 के साथ प्लस करें तो अगला 8 आ रहा है, फिर 8 को 5 में प्लस करें तो ये 13 आ रहा है, तो सेम 13 को जब हम 8 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा। 62 व्हाट कम्स नेक्स्ट, सेम इसने भी अगर आप गौर करेंगे तो बाद वाले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी इस 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, फिर 64 को दोबारा 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1024 आ रहा है। अब मोस्टली इसमें 256 लगा रहे हैं ना कि ये ऐसा नहीं है, यानी हर दूसरा पहले इसे मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे 4 को 1 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ 16, 16 को 4 के साथ 64, 64 को 16 के साथ, तो ये क्या आ रहा है 1024 आ रहा है। 63 a cube is painted on all sides and sliced into 64 smallest cubes, how many cubes have no paint, यानी कितनी ये पूछ रहा है क्यूब्स हैं इनमें से, अगर आप एक क्यूब ली हुई है उसको आप डिवाइड करें 64 में, और उनमें से कितनी ऐसी बातें जो जिनके ऊपर पेंट नहीं होगा, तो ये 8 है। 64 है, टेक 6 men 8 hours to dig a hole, कि एक कोई गड़ा है उसके खोदने के लिए 6 बंदे वो कह रहा है 8 घंटे लगा रहे हैं, यानी ओवरऑल मेन हार जो बांध रहे हैं वो 6 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 48 हार्स हैं।
तो आगे वो पूछ रहा है कि यही काम, यही जो मेन हार्स है यानी 48 हार्स, ये अगर 4 बंदे लगाएं फिर उनके कितने हार्स लगेंगे। तो वही 48 हार्स को आप डिवाइड करें अगर 4 पे तो 12 हार्स। ज़ाहिर सी बात है जब बंदे 6 थे तो 8 हार्स लग रहे थे, अब बंदे कम है 4, तो ज़्यादा हार्स लगेंगे, कितने 12। 65 पे मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, यानी एक बंदा जो है वो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर वापस साउथ की तरफ आ रहा है 3 किलोमीटर। तो अब देखें पहले वो नॉर्थ की तरफ गया 3, फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गया तो 4, और ईस्ट से फिर वापस साउथ की तरफ। तो ओवरऑल अगर आप देखें उसने जो ट्रेवल किया डिस्टेंस वो 4 किलोमीटर की है। तो करेक्ट ऑप्शन ये 4 ही। 66 है, अ पर्सन शेल बी डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ETC अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी डिफेक्शन ये है कि जब एक बंदा पार्टी के टिकट पे लड़ता है और फिर वो जीत जाता है, जीतने के बाद अगर वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाए और किसी दूसरी पार्टी को वोट करे, ये दूसरी पार्टी के साथ शामिल हो जाए, तो फिर उसके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन का जो आर्टिकल लगता है, और ये आर्टिकल इस चीज़ को ये नहीं एक्सप्लेन करने का जो आर्टिकल है हमारे आइन में वो 63A है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, इलेक्शन टू फिल सीट्स इन द सेनेट एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ डैश बाय मींस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑप्शन ए जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये करेक्ट ऑप्शन। 68 है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन मैनर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सदर हैं प्रेसिडेंट है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और फिर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनका तकर्रर करता है जो PM है उसकी एडवाइस के ऊपर। इसका वो कह रहा है कौन सा आर्टिकल इस चीज़ को डील कर रहा है, तो ये आर्टिकल 213। 69 आर्टिकल 25 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स है कि जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है इसका जो आर्टिकल 25 है ये किसको डील कर रहा है, तो ये रूल ऑफ लॉ को भी डील कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन को भी डील कर रहा है, फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को भी डील कर रहा है। तो मतलब ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट ऑप्शन। 70 व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एनफोर्स्ड, कि जो 1973 का आइन था ये कब इन्फोर्स हुआ, तो ये बाकायदा आप ये कह लें जो इन्फोर्स हुआ ये 14 अगस्त 1973 को। 71 है, हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं इनके ऊपर जो प्रेसिडेंट को जो नसीहत ले देता है, एडवाइस कौन करता है, ये PMB और कैबिनेट में दोनों। तो लिहाजा हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो वो ट्रू। 72 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ डैश आर्टिकल्स, कि जो आइन है पाकिस्तान उसके टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल आर्टिकल दोस्तों वो 218। 73 डैश आर्टिकल क्लेम दैट प्रेसिडेंट हैज टू बी हेड ऑफ द स्टेट, कि कौन सा आर्टिकल जो है वो ये बताता है कि जो स्टेट है उसका हेड प्रेसिडेंट है, तो ये 41 जो आर्टिकल है, यानी प्रेसिडेंट से रिलेटेड उसका टर्म्स, उसका इलेक्शन प्रोसेस, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो आर्टिकल 41 बिल का। 74 है, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील के आइन का जो आर्टिकल 10A है ये किसको डील कर रहे थे, ये राइट ऑफ फेयर ट्रायल, कि हर एक बंदे को जो है वो ये हक हासिल है कि उसके ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम है ये जो भी है तो उसका वो फेयर ट्रायल करवा सके। इस आर्टिकल इसको डील करने वाला जो आर्टिकल है वो 10A है। 75 अंडर विच आर्टिकल इट शेल बी ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटीज टू असेस द कमिश्नर एंड द कमीशन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर फंक्शन, कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है, ये डील करता है कि जो भी जितने भी आप कह लें गवर्नमेंट एग्जेक्टिव्स हैं उनका ये रोल है कि जो भी ड्यूटीज़ है जो भी आप कह लें इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से हमको मिलेंगी तो वो उसकी भरपूर हेल्प करेगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा या कोई भी गवर्नमेंट अदारा होगा। तो इसको डील करने वाला जो आर्टिकल है 220। 76 एनी राइट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1970 इज कॉल्ड, कि कोई भी जो राइट है जिसको आप ये कह लें जो 1973 का आइन है वो डील कर रहा है तो उन राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स का नाम देते। 77 द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है इसके दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असम्बली और दूसरा सेनेट, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। 78 द सेनेट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, सेनेट में टोटल जो कितने मेंबर्स हैं, तो इस वक्त जो है 25वीं तरमीम के बाद 96 हैं, पहले जो वो 104 थे लेकिन फाटा के KP के निज़ाम होने के बाद जो उसके मेंबर्स कम हो के अब जो है सेनेट के मेंबर्स हैं वो 96। 79 इलेक्शन टू असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन डैश डेज ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, ये असेंबली का जो दौरानिया है जो टर्म है पूरा होने के बाद कितने अरसे में जो इलेक्शन करवाने ज़रूरी है, तो ये 60 डेज़ में। हाँ अगर असेंबली डिज़ाल्व हो जाए PM की तरफ से फिर उसके लिए 90 डेज में, लेकिन अगर कायदा वो अपना टाइम पूरा करके एक्सपायर हो तो फिर 60 डेज। 80 है, इलेक्शन टू फिल अ वैकेंट सीट इन सेनेट शैल बी हेल्ड विद इन डैश है, तो सेनेट में अगर कोई सीट खाली होती है तो वो कितने दिन के अंदर जो है वो फिल अप होनी चाहिए, तो ये 30 डेज। 81 है, द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर अ पोल वाइड अंडर विच सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट, यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो किस सेक्शन के तहत जो इलेक्शन जिस इलेक्शन पे उसको कोई तहफ़्ज़ात हो या वो इलेक्शन सही ना हो तो वो इलेक्शन एक्ट की किस सेक्शन के तहत उस इलेक्शन को कलअदम करार दे सकता, तो ये सेक्शन 9। 82 द इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड अंडर विच सेक्शन टू ऑर्डर रिकाउंटिंग,
ऑफ वोट्स इन वन और मोर पोलिंग स्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी कि किस सेक्शन के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि अगर कोई उसके पास है दरख्वास्त आती है, ये कुछ भी जो भी आप कह लें, जिसके बाद वो बाकायदा तौर पे मतलब एक या एक से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं उन वहाँ पे रिकाउंटिंग के का उस ऑर्डर दे सकता है इलेक्शन कमीशन। तो ये किस सेक्शन के तहत है? तो इसको डील करने वाली सेक्शन है वो सेक्शन 95। 83 या स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स टू असेंबली इज कंडक्टेड बाय, यानी जो कागजात नामजदगी है उसकी जो स्क्रूटनी है असेंबली के अंदर ये कौन करता है? तो ये हार मुतलका जो कॉन्स्टिट्यूशन या हल्का उसका रिटर्न ऑफिसर का रहा। 84 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स कैन बी टेकन बाय द कमीशन अंडर विच सेक्शन, यानी जो इलेक्शन करवाने वाले जो इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं अगर उनसे कोई आप ये कह लें कोई डिसिप्लिनरी खिलाफ वर्जी होती है उसके खिलाफ उनको बाकायदा एक्शन लेने का अख्तियार है कमीशन के पास, तो ये कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है? तो आर्टिकल 55। 85 द कमीशन हैज़ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट अंडर विच सेक्शन, इलेक्शन एक्ट की कौन सी जो है आप कह लें सेक्शन है जिसके तहत बाकायदा तौर पे जैसे कोर्ट को इख्तियार होता है कि वो तौहीन की सज़ा लगा सकता है, तो सेम कमीशन को भी वो तौहीन का आप ये करें इख्तियार मौजूद है अगर इलेक्शन कमीशन की जो है वो कोई बात या उसका आर्डर को जो है वो नहीं मानेंगे। तो इसको डील करने वाली जो सेक्शन है सेक्शन 10। 86 अंडर सेक्शन 206 व्हाट इज़ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टिकट मस्ट बी अवॉर्डेड टू वुमेन कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज। जो सियासी जमातें हैं जो एक्शन एक्ट है उसकी सेक्शन 206 के मुताबिक ये लाजमी है कि ओवरऑल जो सीट्स हैं या टिकट्स हैं उसका तकरीबन 5वां हिस्सा 5% कह लें बल्कि 5% जो टिकट्स हैं वो लाजमी है कि वो किसको दिए जाएं? वुमेन्स को। 87 इलेक्शन विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी शेल बी हेल्ड अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन टू इलेक्शन शेल नॉट एक्सीड डैश ईयर्स अंडर सेक्शन 208 सेक्शन के मुताबिक जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं इन पार्टी के अपने जो इलेक्शन हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही हों लेकिन 5 साल से ऊपर उनका ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, यानी 5 साल के अंदर जो वो पार्टी के अंदर की इलेक्शन से होने इसमें। 88 एंड अपीलेट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय द रिटर्निंग ऑफिसर लाई बिफोर कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर जो वो कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर ले या एक्सेप्ट कर ले इसके खिलाफ कोई अपील अगर करनी हो तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल वो की जा सकती है और अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी बेसिकली हाई कोर्ट का जो जज है वो उसको अपील को देगा। 89 है द फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट आर इन सेक्शन कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके बारे में जो इख्तियारात या उसके बारे में जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये कौन से सेक्शंस को डील कर रहे हैं? सेक्शन 230। 90 एन अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाइज बिफोर, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है इसका जो फाइनल ऑर्डर आ जाता है अगर तो इसके अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो वो डायरेक्ट कहाँ पे अपील करता जाके सुप्रीम कोर्ट। 91 अ टेक्नोक्रेट मींस अ पर्सन होल्डिंग डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, जो टेक्नोक्रेट है इसको इसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये कम से कम जो इसका एक्सपीरियंस है वो 20 ईयर्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 20 ईयर्स ऑप्शन नहीं है तो लगेगा नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर विल बी हेल्ड बाय, जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है वो किस तरीके से करवाया जाता तो ये ओपन बैलेट के जरिए। 93 द कमीशन शेल फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर, कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है रूल्स वगैरह हैं ये इलेक्शन कमीशन किसके लिए बनाता है? एक्सेप्ट यानी अगर आप देखें तो ये कंटेस्टेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बना रहा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाता है, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल्स आप कह लें नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए जो आप ये कह लें कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो नहीं आता। 94 इलेक्शन एक्ट 2017 वाज अडॉप्टेड इन विच मंथ, कि जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है ये कब अडॉप्ट हुआ था? तो ये अक्टूबर 2017। 95 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू इलेक्शन एजेंट्स अंडर इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन एजेंट्स के बारे में कौन सा जो ट्रू है? तो ये ऑप्शन डी दोनों, यानी जो बंदा इलेक्शन लड़ रहा होता है वो भी या वो अपनी तरफ से किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। 96 है विद रिगार्ड टू अर्बन इलेक्शन एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी डिवाइडेड एक्सेप्ट अंदर, कि कौन से को हम डिवाइड नहीं कर सकते ये सेंसस ब्लॉक। 97 अंडर द इलेक्शन एक्ट गवर्नमेंट मींस विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो इलेक्शन एक्ट उसके मुताबिक गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें सब गवर्नमेंट्स आती हैं, लोकल गवर्नमेंट भी आ रही है उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी, सारी ऑल ऑफ द। 98 अंडर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर मीन के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन, ये भी ठीक है। और जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो भी अगर काम कर रहा है एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, लिहाजा बोथ ए एंड बी। 99 द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स शैल बी सबमिटेड टू द रिटर्निंग ऑफिसर, कि रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन में होने वाली जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो किस फॉर्म पे रिटर्न जमा करवाते हैं? तो ये फॉर्म सी पे, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो ये फॉर्म सी है। 100 अल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशन्ड है कि अगर प्रोग्राम जो इलेक्शन है
उसका कोई शेड्यूल, उसकी तरतीब वगैरह जारी हो चुकी हो। उसके बाद अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो इसको जो डील करने वाली जो सेक्शन है वो सेक्शन 58। तो ये पूरा पेपर था 1 से लेके 100 तक, इसको हमने डिटेल जो है वो सॉल्व की।